नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर शुद्ध रूप क्या होगा। देखिए, ये शुद्ध रूप जो आप देख रहे हैं हमारे शिक्षक बंधु, ये शुद्ध रूप से एक प्रश्न आपका हिंदी के अंतर्गत पक्का आता है। तो हम तो आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें सभी यहाँ पर सब्जेक्ट मिला हुआ था। आप आज कितने सही कर पाते हैं हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और जो अभी तक नोट्स परचेज नहीं कर पाए हैं, नहीं ले पाए हैं, वो अगर अच्छा लगे तो इसी तरह का आपको सारे MBBI क्वेश्चन ही आपको केवल नोट्स में मिल रहा है, आप जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा आपके बहुत नजदीक है। यदि आप यहाँ पर पैसे का देखेंगे तो आपके कहीं ना कहीं 2-4 नंबर मिस करने के बाद लाइफ टाइम आपको यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप दिक्कत नहीं फंसे और जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, औषधि जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, औषधि तो हम लोग कैसे लिखते हैं औषधि? तो औषधि इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, यही वर्तनी का शुद्धिकरण होता है। ये शुद्धिकरण आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए, आशीर्वाद का शुद्ध रूप कैसे लिखेंगे? ये प्रश्न जो है 5001 बार, समझिए कितने MBBI है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं हमारे शिक्षक बंधु। बार बार आया हुआ है, लोग बार बार गलती करते हैं, ठीक है। तो आशीर्वाद का शुद्ध क्या होता है? तो देखिए, हम लोग लिखते हैं आशी, ठीक है, और उसके बाद वार्ध लिखते हैं इस तरह से, यानी आशीर्वाद होगा, ठीक है। तो ये आशीर्वाद का शुद्ध रूप इसमें से जो हो जाएगा वो आपका B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कवियत्री का शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए, यदि आप लोग सभी एग्जाम देने वाले होंगे हमारे शिक्षक बंधु, और लगभग सभी को एग्जाम देते ही देते हैं, तो आप देखे होंगे यह प्रश्न कितने बार आया हुआ। जब भी हिंदी एग्जाम होता है ना, तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखिएगा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कवियत्री का शुद्ध रूप क्या होगा? तो देखिए, कवियत्री को शुद्ध रूप में हम लोग लिखते हैं क इत्री, क इत्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क इत्री। कभी भी लिखिएगा तो क इत्री लिखिएगा। और बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल के जितने भी एग्जाम हुए सब में कवित्री का पूछा गया है शुद्ध रूप, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पर, भारत का बिस्मार्क किससे कहते हैं? भारत का बिस्मार्क किससे कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? देखिएगा, भारत का एकीकरण करने के कारण बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं में वहां पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहें, ठीक है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न होगा, और आपको हम बता दे रहे हैं ये सारे चीज़ जो देख रहे हैं इसका डीपली हमने इसके पहले आपको नोट्स परचेज कर दिया है, आपको दे दिया है। लेकिन अब हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट शाम को लेकर के आ रहे हैं, तो आप सभी जुड़ करके जरूर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है आपकी और आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो सारे प्रश्न जो आप पढ़ लिए हैं अब यहाँ पर बनाइएगा, और सही कितना करते हैं आप जरूर बताइएगा। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय, अध्यात्मक, राजतांत्रिक या सैनिक? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है, ठीक है। आधुनिक भारत का जनक किन्हें कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किन्हें कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस
या दयानंद सरस्वती किन्हें कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जो जनक होता है, जो जनक है, उनका नाम है राजा राम मोहन राय है। अगला है यहाँ पर, नीलकंठ किस प्रकार का शब्द है? देखिए शब्द में आपको हम बताए हैं, सारा नोट्स दे दिए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। याद रखिएगा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहाँ से एक प्रश्न आएगा और इसका नोट्स आपको हमने दे दिया है, जो कि विधिवत आपको इसके पहले हमने बताया है उस नोट्स में। तो यहाँ पर नीलकंठ जो होता है, कहते हैं नीला हो कंठ जिसका, और उनको हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं? तो नीला हो कंठ जिसका, जिसको हम लोग शंकर भगवान के रूप में, यानी इसका विशेष अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? विशेष अर्थ निकलता है। तो वैसे शब्द देखेंगे और उसका विशेष अर्थ निकल रहा होता है, तो उसको हम लोग जो यहाँ पर है योगरूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? योगरूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिएगा, अति प्रिय में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय देख लीजिएगा। अति प्रिय, ठीक है, इसको तोड़िएगा, अति दो भाग में हो जाएगा। अति और प्लस क्या होगा बताइए? प्रिय होगा। तो जो उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, तो इसमें दो हो गया, एक शुरू वाला हुआ पहले और ई वाला हुआ बाद। तो जो पहले लगता है उसको कहते हैं उपसर्ग, और जो बाद में लगता है उसको कहते हैं प्रत्यय। तो इसमें उपसर्ग कौन हुआ बताइए? अति हो गया। कौन हो गया? अति हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पर अधिराज में कौन सा उपसर्ग है? देखिए जब भी उपसर्ग प्रत्यय आपको बताना है, तो ये जो शब्द दिया हुआ है इसको तोड़ लीजिए, संधि विच्छेद कर लीजिएगा। तो अधि जोड़ राज हो गया ना। इस शब्द में पहले कौन आया? अधि। तो अधि जो पहले है उपसर्ग है, इसलिए अधि जो है आपका यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अब यहाँ पर देवालय का संधि विच्छेद करें, बार बार आया है। कितने बार आपको बोले? बहुत बार आया है। तो देवालय का होता है देव जोड़ आलय। क्या होता है? देव जोड़ आलय। तो किस में है? ये बी नंबर ऑप्शन में है, या ए नंबर ऑप्शन में है, या सी में है, या डी में है? तो किस में है ये? देवालय देव जोड़ आलय ए में हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए सूर्यास्त कहते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं सूर्य भैया हो गया अस्त। तो वही होता है, सूर्य और अस्त जब जुड़ेगा ना तब बनता है सूर्यास्त। ठीक है, तो सूर्यास्त का हो गया सूर्य जोड़ अस्त, और ये ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है? ऑप्शन ए में है। गजानन का सदी संधि विच्छेद का है? तो गजानन कहते हैं ना कि गज आनन, गज जी आनन, आन गए, तो गज जोड़ आनन, और जी और आ मिलता है तो आ बनता है। तो गज जोड़ आनन मने हो जाएगा गजानन, और यहाँ आंसर हो जाएगा गज जोड़ आनन, यानी बी आंसर इसका हो रहा है। ठीक है, त्रिफला में कौन सा समास है? देखिए त्रिफला, त्रिफला, त्रिफला मने हो गया तीन, फल मन फला मने फल, तीन फलों का समाहार। देखिए समास में जब हम उसका विग्रह करेंगे और उसमें संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक होगा और विशेष अर्थ नहीं निकल रहा होगा, दिमाग में रखिएगा। केवल संख्यावाचक देख के सीधे जो है यहाँ द्विगु में मत मार लीजिएगा। ठीक है, द्विगु मने द्वि मने भी दो होता है, संख्यावाचक और संख्यावाचक मिलेगा तो द्विगु में जाता है। लेकिन कब? जब विशेष अर्थ नहीं निकल रहा होगा तब। लेकिन विशेष अर्थ निकलेगा तो किस में जाएगा? तो बहुब्रीहि समास में जाएगा। ठीक है, तो ये द्विगु समास होगा। अगला देखिएगा, नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न का मतलब हो गया नौ रत्नों का समाहार। तो नौ रत्नों का समाहार नवरत्न हो गया। तो यहाँ पर देखिए संख्यावाचक है नौ, और द्विगु में द्विगु मने होता है दो, ये भी संख्यावाचक है। तो दोनों संख्यावाचक को मिला दीजिएगा तो द्विगु समास में जाएगा, क्योंकि इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, गगन चुंबी में कौन सा समास है बताइए? गगन चुंबी का विग्रह कीजिए ना, तो विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा बताइए? गगन को चुमने वाला, गगन चुंबी मैंने गगन को चुमने वाला, यदि को का आ रहा है तो को यहाँ पर देखिए कारक का चिन्ह है। तो जो समास के विग्रह कीजिएगा और उसमें कारक का चिन्ह आएगा तो वो जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा, जहाँ चार गो राह मिलता है भैया ओकरा कहते हैं चौराहा, मतलब चार राहों का समाहार। तो चार का हो गया संख्यावाचक, और संख्यावाचक किस में जाता है? द्विगु में जाता है, हमेशा याद रखेगा। तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, यहाँ पर देखिए जो नोट्स नहीं लिए हैं, बार बार आपको हम एक बात कर रहे हैं कि आप लोग नोट्स जरूर परचेज कर लीजिए, और सभी नोट्स को यहाँ पर आप डेली हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कीजिएगा। तो आपको हम बता दे रहे कि 101% अगर सफलता नहीं हाथ लगा तो फिर यहाँ पर आप बताइएगा कि क्या हुआ और नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, एक पंक्ति में रमेश दोनों तरफ से 7वां स्थान, देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। एक पंक्ति में रमेश दोनों तरफ से 7वां स्थान पर है। ठीक है, 7वां स्थान पर है,
तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, आपको बता दें, अगर एक ही पंक्ति में, जैसे ई पंक्ति हुआ ना, तो बाएं से भी और दाएं से भी एक ही व्यक्ति का काउंटिंग हो रहा था। कई बार काउंटिंग हो जाता है, 2 बार हो जाता है ना। और व्यक्ति होगा कै गो बताइए, एगो। और इसका नोट्स जो नहीं ले पाए हैं, तो नोट्स हम पूरा विधिवत आपको बताएं, जिसको एक बार देख लीजिएगा तो ऐसा प्रश्न आप चुटकियों में हल कीजिएगा, ठीक है। तो जो क्लास चला है उसका जरूर आप लोग नोट्स ले लीजिएगा। तो एक पंक्ति में रमेश दोनों तरफ से 7वां स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो देखिए, एक ही व्यक्ति दोनों तरफ से अगर दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ लेंगे। 7वां स्थान यानी 7 और 7 14, और उसमें से 1 घटा दीजिएगा तो कितना होता है बताइए, 13। तो राइट आंसर इसका 13 होगा। तो राइट आंसर इसका 13 यानी बी हो गया। एक पंक्ति में देखिए रमेश, एक पंक्ति में रमेश जो है, एक पंक्ति में रमेश बाएं से 9वें स्थान पर और दाहिने से भी 9वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। रमेश ही है, एक ही व्यक्ति है जो उस पंक्ति में जब इधर से जा रहे दाहिने से, और एक इधर से आ रहे किधर से, आपको दाहिने से, ठीक है। तो बाएं से जब जा रहे तो भी 9वां है, और दाहिने से आ रहे तो भी 9वां है। तो यहाँ है कौन, दोनों जगह रमेश ही है। तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो 9 9 18, लेकिन रमेश का 2 जगह काउंटिंग हो रहा है, दाएं से भी और बाएं से भी हो रहा है ना। तो ये 9 9 18 में से 1 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। आगे देखिएगा, कमल ने कहा रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल और रवि का क्या संबंध है। तो अब देखिए, संबंध जानते होंगे, तो इसका संबंध हो रहा है यहाँ पर मामा का, ठीक है। देखिए नोट्स बनाया हुआ है। एक पंक्ति में दोनों तरफ से रवि का स्थान 5वां। देखिए, एक पंक्ति में रवि का स्थान जो है दोनों तरफ से क्या चल रहा है, आपका 5वां चल रहा है, ठीक है। एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों तरफ से जो है 5वां चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है, आपका 5वां चल रहा है। तो कौन सा स्थान होगा आपको बतलाना है, ठीक है। तो देखिए, दोनों तरफ से जब दिया रहता है तब क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति का, तो दोनों को लेते हैं, जोड़ते हैं और उसमें से 1 घटा देते हैं। तो 5 5 10 में से क्या बच गया, 9, और यही हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जिस प्रकार अष्टभुजी का संबंध दुर्गा माँ से है, उसी प्रकार त्रिनेत्र का संबंध किससे है, बताइए। अब देखिए, आप बता दीजिएगा, यहाँ पर अष्टभुजी का संबंध किससे है बताइए। तो यहाँ पर अष्टभुजी का संबंध जो है वो आपका यहाँ पर किससे, दुर्गा माँ से है। तो उसी प्रकार त्रिनेत्र का संबंध किससे है, तो त्रिनेत्र का संबंध जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो वो आपका शंकर भगवान से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रीजनिंग के अंतर्गत आप लोग सभी को ट्रिक को देख लिए होंगे, क्योंकि रीजनिंग का यहाँ पर जो है चैप्टर लगभग समाप्त हो गया हमारे चैनल पर। तो रीजनिंग हम आपको सब बता दिए, जो अभी तक रीजनिंग का नोट्स नहीं लिए हैं वो रीजनिंग का नोट्स परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग आपको यहाँ से नहीं आने वाला है और सारे प्रश्न आपको भिड़ेंगे, ठीक। तो देखिए, जिस प्रकार आम का संबंध फल से है, उसी प्रकार आलू का संबंध किससे है, फल, स्तंभ, फूल, या आगे देखिएगा एक और ऑप्शन होगा इसमें, जड़। तो देखिए, आलू का क्या होता है, जड़ पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 360 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, संपूर्ण कोण, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण या नयून कोण। तो 360 डिग्री वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक समकोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 172 डिग्री। बार बार पूछा है ये प्रश्न, जेटेट में भी आया था, देखिएगा। तो एक समकोण का मान होता है, देखिए 90 डिग्री। बार बार लोग हल्के किचौना मिस्टेक करते हैं। एक समकोण का आधा कितना होता है, एक समकोण होता है देखिए 90 डिग्री, और 90 डिग्री के आधा कीजिएगा तब बताइए कितना होगा। तो राइट आंसर इसका होगा 45 डिग्री। देखिए, आप लोग कितने सही किए, कमेंट जरूर कर कीजिएगा, और कितना जल्दी बनाए ये भी टाइम देखिए, क्योंकि अभी के अनुसार आपका अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो बहुत कम समय है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो वह कौन सी रेखा कहलाती है, समांतर रेखा, समलंब रेखा, लंब रेखा या कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो वैसी रेखा को देखिए हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर लंब रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको लंब रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहीं पर है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, वो सीधे आगे की ओर बढ़ती जाती है, कहीं नहीं मिलती, तो कौन सी रेखा कहलाती है। देखिए, जब दो रेखाएं हो, कौन हो, जब दो रेखाएं हो एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, ठीक है। क्या करती है, काटती नहीं है, कहीं भी नहीं काटती, यही कह रहा है, और सीधे आगे की ओर निकलते जाती है। तो ये कौन सी रेखा होगी बताइए। कितनों रेखा हो एक दूसरे को नहीं काटते, समांतर रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। यदि समांतर रेखा होगी तभी वो आगे बढ़ते जा रही होगी। देखिए, राम रमेश से कहता है तुम्हारी माँ जो है मेरी माँ की बहन है, यानी तुम्हारी माँ मेरी माँ की बहन है, ठीक है। अब राम और रमेश में क्या संबंध है, अब बताइए। तो राम जो है रमेश से कह रहा है कि रमेश की जो माँ है वो मेरी माँ की बहन है, ठीक है।
तो अब उसमें क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखिए उनका जो संबंध चल रहा है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका मौसेरा भाई का। ठीक है, क्या हो जाएगा, मौसेरा भाई का। माँ की बहन मौसी हुई और राम और रमेश दोनों मौसेरे भाई होगा। ठीक है, आपकी माँ की बेटी का बेटा, आपकी माँ की बेटी, आपकी माँ की बेटी का बेटा कौन लगेगा। ठीक है, तो आपकी माँ हुई, उसकी बेटी आपको कौन लगेगी बताइए, बहन, और उसका बेटा आपको रिश्ते में क्या लगेगा, भगिना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगिना हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर दे रहा है, क्या चीज दे रहा है आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए तो 9 फिर है 8 फिर 9 फिर है 8 फिर है 9, तो क्या होगा, तो देखिए 9 में से एक घटा शुरू बार तो 8 हुआ, फिर 8 में एक जुटा तो 9 हो गया, फिर 9 में से एक घटा तो 8 हो गया, 8 में एक जुटा तो 9 हो गया, अब 9 में एक घटेगा तो कितना होगा बताइए, 8 होगा ना। तो 8 किस में है, बी में है, यानी इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी। देखिए यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है ए, इसका राइट आंसर ए लिखा गया है जो कि गलत है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, देखिएगा यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 12 में 3 जोड़ रहा है तो 15, अब 15 में 5 घटा रहा था 10, फिर 10 में 3 जोड़ रहा था 13, 13 में से 5 घटा रहा था 8, अब 8 में 3 जोड़ेगा तब कितना हो जाएगा बताइए, 11। तो इसका राइट आंसर कितना होना चाहिए, यहाँ पर 11 होना चाहिए, और 11 ऑप्शन दिया हुआ है किस में, आपका डी में, तो राइट आंसर आपका डी है। एकदम जल्दी जल्दी आप लोग देखिए टिकिंग कीजिएगा, क्योंकि स्पीडे बढ़ाना है, जानते तो आप लोग सब कोई है, सब शिक्षक यहाँ पास करने वाले हैं। ठीक है, सब कोई पास कर जाइएगा, बस चैनल से साथ जुड़ जाइए और जितने नोट से परचेज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग जानते सब हैं, खाली स्पीड बढ़ाइएगा और एक बार जो है यहाँ पर रिवाइज खाली कर लीजिए, एकदम 100% रिजल्ट आ रहा है आप लोग का। हमारा सूर्य किन दो गैसों से मिलकर बना है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम, या कोई नहीं। तो देखिए हमारा सूर्य जो है 2 गैसों से मिलकर बना हुआ है, उसका नाम है देखिए हाइड्रोजन और हीलियम। कभी कभी देखिए हाइड्रोजन का एच संकेत होता है और हीलियम का एच ही होता है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी इहो दे देता है ना। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन वर्तमान में हो गई है कितना, 8। उसमें से किसको हटा दिया गया है, तो यहाँ पर प्लूटो को बौना ग्रह होने के कारण इसको हटा दिया गया। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है। तो आपको देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार और सूर्य से जो भार के अनुसार ये सारा चीज याद कर लेना है। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका तो हमने इतना आपको नोट्स दिए हैं कि आप देखिएगा तो सब पूरा ट्रिक से बता दिए हैं पूरा, कि कहीं ना भुलाइएगा ना सौरमंडल। तो जो नोट्स नहीं परचेज किए हैं देखिए वो तो यही खाली प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन नोट्स यदि आप परचेज कर लीजिएगा ना और उसके बाद पढ़ लीजिएगा तो कहिएगा कि बड़ा नोट्स मिला था। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है बताइए, बुध। ठीक है, बुध इसका राइट आंसर है। चलिए ओके, अब देखिएगा सौर मंडल का सबसे अधिक सुंदर और चमकीला ग्रह किसको माना जाता है, बुध, शुक्र, शनि या अरुण। तो इसका राइट आंसर देखिए शुक्र होता है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो है वो किसको माना जाता है, शुक्र को माना जाता है। ठीक है, किसको, शुक्र को। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर जो नोट्स आप परचेज किए हैं तो देखिए यहाँ पर आंसर लग गया है सी, ये गलत है। ये क्या है आपका, गलत है, शुक्र होगा ना। क्या होगा आंसर इसका राइट, शुक्र हो जाएगा। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, देखिए इसमें बहुत जो है विवादास्पद है, आपको हम बता दे रहे हैं ना। तो आप लोग देखिएगा तो कहिएगा कि सर इतना है, लेकिन आपको देखिए जब आप एग्जाम दीजिएगा ना, अगर गलती होगा तो आपको बोलेगा कि आप किताब का संग्रह करके बताइए कि कहाँ इतना दिया हुआ है। तो आप जो अभी 2022 का टेक्स्ट बुक है आप देख लीजिएगा, उसमें जो हम बता रहे हैं वही चीज़ लिखा हुआ है, इसीलिए हम भी लिखे हैं। तो कहीं पर आपको ज़्यादा मिलता है, कहीं पर कम मिलता है, तो आप लोग इसका चक्कर में मत रहिएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से दे दीजिएगा कि यहाँ से है, तो इसका 62 हो जाएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन सी ग्रह आएगा। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम हम बता दिए हैं, वो भी ट्रिकली बताए हैं। तो जो नोट्स परचेज किए हैं उनको मिल गया होगा, जो नहीं किए हैं उनको हम सिर्फ यहाँ पर अभी आज तो प्रैक्टिस है, इसलिए प्रैक्टिस सेट के अनुसार का सिर्फ आपको यहाँ पर दे रहे थे। देखिए तीसरे स्थान पर आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी तीसरे स्थान पर पृथ्वी का स्थान है। देखिए यहाँ पर क्रम भी हमरा दे, ग्रहों का क्रम दूरी के अनुसार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ भुजा के आधार पर है कि तीनों भुजा बराबर है तो उसको क्या कहेंगे। तो तीनों भुजा जिसका बराबर होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि सम माने क्या होता है, सम माने बराबर और बाहु मतलब सभी,
भुजा और त्रिभुज माने त्रिभुज हो गया, यानी सभी भुजा जेकर बराबर होगा ओकरा समबाहु कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 7 सेंटीमीटर, ए बी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, सी ए 7 सेंटीमीटर है। तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है? तो देखिए तीनों भुजाओं आप देखिए ना, ए बी 7 है, बी सी भी 7 है और सी ए भी 7 है। तीनों भुजवे आपस में बराबर, तो तीनों भुजा बराबर होगा तो क्या कहते हैं बताइए? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसका राइट आंसर होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिएगा बहुत तरह से प्रश्न आपको गणित में उलझाता है, लेकिन आप उलझिएगा नहीं, सुलझिएगा। ए बी देखिए 3 सेंटीमीटर, बी सी देखिए 3 सेंटीमीटर और सी देखिए 3 सेंटीमीटर। तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर। तो तीनों भुजा बराबर तो ओकरा क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज ओकरा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, शिक्षण कौशल का विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? प्रशिक्षण का, प्रौद्योगिकी का, निर्देश का या शिक्षण का? तो देखिए शिक्षण कौशल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो ट्रेनिंग का होता है, यानी प्रशिक्षण का होता है। प्रशिक्षण इसका राइट आंसर होगा। ज्ञानवाणी का फोन इन कार्यक्रम को जारी करने का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, एक तरह से प्रसारण, इंटरएक्टिव शिक्षा या सूचना प्रसारण? तो देखिए ज्ञानवाणी का कार्यक्रम जो प्रसारित किया जाता है वो इंटरएक्टिव शिक्षा से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगला है, प्रभावी अध्यापक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, जो कम समय में अधिक सूचना दे सकता है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, सक्रिय कार्य करता है तो करवाता है। तो देखिए एक प्रभावी अध्यापक वह होता है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, वही सबसे अधिक अफेक्टेड टीचर होगा ना, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। देखिए अब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। आपको बता देते हैं शिक्षक बंधु, ये विश्व का जो महाद्वीप वाला है, एक इतना बढ़िया ट्रिक दिया हुआ है नोट्स में कि आप एक बार देखिएगा तो जिंदगी में ना भुलाइएगा, बचपनों को पढ़ाइएगा। समझ गए? और आपको चाहे सहायक आचार देना होगा, चाहे जेटेड देना होगा, चाहे आकलन देना होगा, सब में ये सब आएगा, इसलिए इस सब का ट्रिक लेना मत भूलिएगा एकदम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या सभी? तो एशिया महाद्वीप से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसका भी ट्रिक दिया हुआ है कि कौन महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। एशिया और यूरोप से मिलकर कौन सा किसका निर्माण होता है? यूराल, यूरेशिया, यूरोपिया, यूरेशिया। तो देखिए एशिया और यूरोप आपस में मिलता है तो यूरेशिया का निर्माण करता है। और ये देखिए जेटेट में भी आया था, अब बहुत से शिक्षक बंधु सो गलत किए थे, और आपके देखिए 6 क्लास की किताब में जाकर देखिएगा कितना बढ़िया से सजावल, हर लोग गलती करके आया तो कहते थे कि कहीं प्रश्न नहीं है। बस देख लीजिए एनसीईआरटी ना, वहीं से सब कुछ आ रहा है और सब कुछ वहीं से मिलने जा रहा है, बस ध्यान से देखिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? देखिए एक वृत्त होता है ना, तो इसके दो जो परिधि होते हैं इसको मिलाने के लिए जो कहते हैं जीवा होता है, जीवा दोनों तरफ मिलाने वाले को। लेकिन सबसे बड़ी जीवा कौन होगा? जो केंद्र से पास करेगा, और जो केंद्र से पास करेगा उसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। तो सबसे बड़ी जीवा जो होता है वो व्यास होता है। ठीक है, क्या होता है? व्यास होता है। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है बताइए? त्रिज्या ये होता है ना वृत्त, इसमें ये हो गया त्रिज्या, और जब एकरे पार कर गया तब व्यास। तब व्यास मैंने क्या होगा? पूरा भाग हो गया व्यास, तो व्यास हो गया ई आर है, ई आर है तो 2r, यानी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितना होता है? दुगना होता है। ठीक है, तो d बराबर 2r, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास कितना होगा बताइए ना? देखिए ना, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास कितना होगा? तो 6 एन आएगा तब ना व्यास होगा, तो दुगना, यानी d बराबर क्या होता है? अभी बताया ना 2r, तो d बराबर हो जाएगा 2 और r दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 6 यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर 2r हो गया। आगे है, कबूतर शांति का प्रतीक है तो काला झंडा केकर प्रतीक है बताइए? कबूतर जो है शांति का प्रतीक है तो काला झंडा केकर? अरे विरोध के प्रतीक है। आप लोग सभी शिक्षक लोग कई बार काला झंडा लेके जाने के लिए हर बार सरकार के हम लहू लुहान करवा देते हैं, कहते हैं कि हम काले झंडा लेके आ रहे हो, सरकार क्या होती है तो बीच रास्तवे से उतार लेती है आप लोग के, तो वह हो गया काला झंडा। ठीक है, तो काला झंडा केकर प्रतीक है बताइए? तो ये विरोध का प्रतीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिएगा, ईंट जो है राजमिस्त्री ईंट का काम करता है, तो पेंट के काम क्या करता है भैया? तो पेंट के काम करता है देखिए पेंटर। ऐसने क्वेश्चन आएगा, लेकिन जल्दी जल्दी मारिएगा, समझ गए? क्योंकि बहुत कम समय में मारना है। तो इस तरह से अगर आपको पारा शिक्षक यहाँ जो आकलन परीक्षा है उसमें 101% अगर एग्जाम में सफलता प्राप्त करना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और देखिए यहाँ पर जो लाइफ टाइम वैलिडिटी जो दिया गया है उसको भी खरीद लीजिएगा, और एक बार जरूर पढ़िएगा। जब एक बार पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर सब पता चल जाएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सब प्रश्न यहीं से भिड़ने वाला है, सबको लेकर के पढ़ लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।